हेलो फ्रेंड्स, आपको बताना था कि हमने पिछले वीडियोज में ऊष्मा और ताप परिवर्तन विशिष्ट ऊष्मा अध्याय 18 के क्वेश्चन नंबर आंकिक प्रश्न का या 9वां और 10वां क्वेश्चन हमने बताया था। उसमें दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा निकाला गया था और उसका मात्रक जो है हमने जूल लिखा था। वहाँ जूल के स्थान पर आप कैलोरी पढ़ें, क्योंकि सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, तो अतः आप जूल के स्थान पर कैलोरी पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आज मैं बताऊंगा आपको ऊष्मा तथा अवस्था परिवर्तन गुप्त ऊष्मा के आंकिक प्रश्नों का हल। इसके आंकिक प्रश्नों का हल पढ़ने से पहले इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसको आपको हम बता देते हैं। उसके बाद से इसके आंकिक प्रश्नों का हल बताते हैं। तो देखें, तो यह टॉपिक है अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं? वस्तु के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे द्रव दिया है, तो द्रव को गर्म करते हैं तो वह द्रव से गैस अवस्था में बदल जाता है, और गैस को ठंडा और किया जाता है तो द्रव अवस्था में बदलता है, और उसको ठंडा करें तो ठोस में बदल जाता है। तो इस तरह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है गलनांक। गलनांक, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें। आप वीडियो देख लेते हैं और भूल जाते हैं तो टाइम नहीं लगेगा, सेकेंडों में हो जाएगा, तो इसको लाइक कर लें फटाफट और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें। इसके पहले हमने अध्याय 18 ऊष्मा और ताप परिवर्तन विशिष्ट ऊष्मा के आंकिक प्रश्नों का हल हमने बताया है, तो उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप इसका पूरा वीडियो आप देखें तभी आपके समझ में आएगा। तो देखें, गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक जिस ताप पर कोई ठोस वस्तु गलता है, यानी द्रव अवस्था में आ जाता है, वह ताप उस ठोस वस्तु का गलनांक कहलाता है। ठीक है, जिस ताप पर कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बदलने लगता है, उस ताप को हम उस ठोस वस्तु का गलनांक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है अगला टॉपिक हिमांक। इन टॉपिकों को आपको समझना ज़रूरी है। हिमांक या फ्रीजिंग, तो जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, उस ताप को हम उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका हिमांक। उसके बाद से आता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक, तो क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर द्रव अवस्था से वो गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं, जैसे सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हो गया, आपका कपूर हो जाता है, इसके उदाहरण हो जाते हैं। नौसादर हो गया। ठीक है, तो ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पर आधारित जो है प्रतियोगिता परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सोडियम, कपूर, नौसादर एक इस तरह के पदार्थ हैं, तो यह जो है ऊर्ध्वपातज हैं। ठीक है, तो यह आपका ऊर्ध्वपातन हो गया। यह अगला टॉपिक है गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट। यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को आपको समझना है। गुप्त ऊष्मा हम किसे कहते हैं? तो द्रव्य पदार्थ जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उस समय द्रव्य को या पदार्थ को दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन के समय ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि वस्तु द्वारा
ऊष्मा ली जाती है या उसके द्वारा दी जाती है तो उसे ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा या पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पदार्थों की गुप्त ऊष्मा अलग अलग होता है। अब देखें, अवस्था परिवर्तन के समय यदि वस्तु को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू हो तो यह जो है उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। और इस तरह से इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लेते हैं एल। ठीक है, एम हो जाता है। तो किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा हम किसे कहेंगे, इसको फार्मूले के द्वारा कैसे परिभाषित करेंगे, तो यह हो जाएगा कि किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान यानी यम बराबर 1 अगर हो जाए, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के पूर्ण अवस्था में परिवर्तित कराने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी डेल्टा क्यू बराबर यल के बराबर हो जाता है यदि यम बराबर 1 हो तो। ठीक है, तो यह आपका गुप्त ऊष्मा हो जाता है। ठीक है, जहाँ यल जो है आपका पदार्थ का गुप्त ऊष्मा है। अब यह गुप्त ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होता है। ठीक है, और इन स्थितियों में यह ऊष्मा किसी निश्चित ताप पर ही जो है वह होता है, या इसका पता नहीं चलता है, ताप परिवर्तन उस समय नहीं होता है। ठीक है, जब पूरी वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है तब उसके बाद उसका ताप में परिवर्तन होता है। अब गुप्त ऊष्मा का मात्रक आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा यल बराबर डेल्टा क्यू बटे यम होता है। यदि इसको दी गई ऊष्मा कैलोरी में हो तो इसको सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा आपका कैलोरी, गुप्त ऊष्मा का मात्रक। ठीक है, यह हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, यह सीजीएस पद्धति में हो जाएगा। ठीक है, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा किलो कैलोरी, या तो आपका सीजीएस पद्धति में हो जाएगा, सीजीएस ठीक पद्धति में हो गया। और एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यह एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का ये मात्रक हो जाएगा, ये सीजीएस पद्धति में हो गया। ठीक है, तो यही गुप्त ऊष्मा ही आपको मुख्य रूप से आपको समझना था। गुप्त ऊष्मा या अवस्था परिवर्तन के समय ऊष्मा दी जाती है या ली जाती है। ठीक है, उस समय ताप का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी काउंट करना होगा। तो अब हम बताते हैं आपको इसके आंकिक प्रश्नों का हल। तो पहला क्वेश्चन देखें, दिया है कि एक बर्फ़ के टुकड़े को कितनी ऊंचाई से गिराया जाए कि वह पूर्णतः पिघल जाए। मान लीजिए कि गिरने पर गतिज ऊर्जा का 50% बर्फ़ में रह जाता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा दिया 3.34 गुणे 10 के ऊपर 5 घात जूल प्रति किलोग्राम और जी का मान दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखें इसका हल। तो अब इसको हम मान लें, माना यच ऊंचाई से गिराने पर बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगा। ठीक है, अब देखें एक गतिज ऊर्जा इसका क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा एच ऊंचाई पर स्थित उस बर्फ के टुकड़े की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ लिख लें, गतिज ऊर्जा बराबर एच ऊंचाई पर बर्फ के टुकड़े की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा एच ऊंचाई पर क्या हो जाएगा,
यम जी एच होगा, यह गतिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, यम जी एच के रूप में। अब कह रहा है कि बर्फ़ के, तो यहाँ कह रहा है कि गिरने पर गतिज ऊर्जा का 50% बर्फ़ में रह जाता है, यानी 50% जो है बर्फ़ पिघलता नहीं है, केवल 50% बर्फ़ पिघलता है। तो 50% बर्फ़ को पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगा, यहाँ लिखें 50% बर्फ़ को पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, यह क्या क्या होगा। तो देखें, बर्फ़ पिघल रहा है यानी द्रव अवस्था में बदल रहा है, तो इस समय उसको गुप्त ऊष्मा दी जाएगी और वह हो जाएगा ml के बराबर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार इसका mgh का 50% यानी इसका आधा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें mgh बट्टे 2 बराबर ml। ठीक है, तो यहाँ जो है यम से यम कट जाएगा और यह हो जाएगा GH बट्टे 2 बराबर यल। तो यहाँ से हम एच निकालने, हमें एच चाहिए, तो एच बराबर हो जाएगा 2 बट्टे जी। ठीक है, अब इसमें हम मान रख दें, तो 2 और गुणे यल का मान यहाँ से हम रखें। देखें, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा दिया हुआ है 3.34 गुणे 10 के ऊपर 5 घात, तो यहाँ लिख लें 3.34 गुणे 10 के ऊपर 5 घात, और इस्माल जी का मान ये दिया हुआ है यहाँ 9.8, तो 9.8 हम रख लेंगे। अब इसका गुणा करें तो 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और गुणे 10 के ऊपर 5 घात और बट्टे 9.8। अब देखें, इसमें अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ दशमलव हो जाएगा और यह हो जाएगा 6 8 1 6 और गुणे 10 के ऊपर 5 घात। यह हो गया ऊंचाई, यह आएगा मीटर में। ठीक है, यह हो गया आपका मीटर में। अब देखें, इस दशमलव को 2 स्थान तक यहाँ हम ले जाएं बाएं से दाईं तरफ, तो यह हो जाएगा 68.16 गुणे 10 के ऊपर, या इसमें 2 स्थान हम दाएं तरफ घसकाए हैं तो इसमें -2 इसमें जुट जाएगा। ठीक है, तो यह मीटर हो गया। तो इस तरह से यह हो जाएगा 68.16 गुणे 10 के ऊपर 3 घात मीटर, और यह 1000 है। ठीक है, 1000 से हम भाग कर देंगे तो यह किलोमीटर में बदल जाएगा, तो यहाँ लिख लें 68.16 और यह हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, 1000 से भाग कर देंगे तो यह कट जाएगा, तो यह जो है ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए ऊंचाई एच बराबर 68.16 किलोमीटर, यानी इतनी ऊंचाई से गिराने पर बर्फ़ का जब 50% जो है वह द्रव में पिघल जाएगा। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है कि 500 ग्राम तांबे के एक टुकड़े को भट्ठी में गर्म करके बर्फ़ में डाल दिया जाता है। यदि 625 ग्राम बर्फ़ पिघल जाती है तो भट्ठी का ताप ज्ञात कीजिए। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा दिया हुआ है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखें इसका हल। यहाँ माना भट्ठी का ताप T डिग्री सेल्सियस है, हम उसको गर्म कर रहे हैं टुकड़े को, तांबे को भट्ठी में, तो मान लेते हैं कि वह T डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए हैं, तो इसलिए भट्ठी का ताप जो है T डिग्री सेल्सियस होगा। अब जब इस तांबे के टुकड़े को हम T डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके बर्फ़ के टुकड़े में हम डाल देते हैं, ठीक है, बर्फ़ में डालते हैं,
तो उसका वह गल करके पानी में बदल जाता है, उस समय उसका ताप जो है 0 डिग्री सेल्सियस में बदल हो जाता है। ठीक है, तो तापांतर कितना हो जाएगा टुकड़े का, तांबे का, T ऋण 0 हो जाएगा। तो जब इसका ताप घट रहा है तो इसका मतलब तांबे के टुकड़े के द्वारा ऊष्मा दी जा रही है। तो यहाँ लिखें तांबे के टुकड़े द्वारा दी गई ऊष्मा, यह हो जाएगा यम यस इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ यम का मान जो है देखें कितना है, तांबे का 500 है, तो यहाँ 500 लिख लेंगे। इसकी विशिष्ट ऊष्मा तांबे की 0.1 है, तो 0.1 लिख लेंगे। इसका तापांतर, पहले इसका ताप T डिग्री सेल्सियस था, अब जब बर्फ़ में डाल दिए हैं तो उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसका तापांतर जो है T ऋण 0 हो जाएगा। यही तापांतर आपको समझना है। तो अब देखें इसका इसमें गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, यहाँ T बचा तो 50T हो गया। ठीक है, तो यह जो है दी गई ऊष्मा हो गया इतना कैलोरी। ठीक है, अब देखें जब हम तांबे के टुकड़े को बर्फ़ में डाल देते हैं 625 ग्राम के बर्फ़ के टुकड़े में, तो वह पिघल जाता है। तो बर्फ़ से यह द्रव में बदलता है, यानी इसका अवस्था परिवर्तन होता है। तो अवस्था परिवर्तन के समय यह गुप्त ऊष्मा इसको दी जा रही है, यानी बर्फ़ के द्वारा गुप्त ऊष्मा ली जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखें 625 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलने में ली गई ऊष्मा। ठीक है, और यह ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के बराबर होगा और यह होगा आपका ml। ठीक है, तो यम का मान जो है 625 है और यल इसका गुप्त ऊष्मा दिया हुआ है बर्फ़ का 80, तो यहाँ हम 80 लिख लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 8 पच्चे 40, 8 दूना 16 4 20, 8 छक्के 48, 2 50। ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1 0 यह भी हो जाएगा यहाँ, तो इतना कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, अब कैलोरीमिति के सिद्धांत से यहाँ लिखें कैलोरीमिति के सिद्धांत से दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो दी गई ऊष्मा आपका 50T है और इधर जो है ली गई ये 50,000 है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो T बराबर हो जाएगा आपका 5000/5 और यह हो जाएगा आपका 1000 डिग्री सेल्सियस। तो यही जो है यह ताप होगा भट्ठी का। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, इसलिए भट्ठी का ताप T डिग्री सेल्सियस T बराबर यह हो जाएगा आपका 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से इसके 2 प्रश्नों को हमने बता दिया। इसके बाद से इसके शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।